सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं हमारे पूरे अर्थ पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पूरे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं वो पूरे अर्थ का 29% एरिया कवर करते हैं, और जो ओशनिक वाटर है पूरे अर्थ पे वो 71% एरिया कवर करता है। सो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो प्रपोज्ड की थी अल्फ्रेड वेजनर ने, जो कि एक जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे। अब आप सोचेंगे ये मेटेरोलॉजिस्ट क्या होता है। सो मेटेरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं वेदर के बारे में, समझ गए। तो 1912 में इन्होंने जो है प्रपोज की थी ये थ्योरी, बट जो इसकी पॉसिबिलिटी थी वो पहले प्रपोज की गई थी अब्राहम ऑर्टेलियस ने 1596 में। मतलब इन्होंने ऐसा ही कुछ ऐसी ही थ्योरी इन्होंने पहले ही जो है डिस्कवर कर ली थी, एक हाइपोथेसिस किया था, बट थ्योरी जो है इन्होंने प्रपोज की, अल्फ्रेड वेजनर है। सो अब बात करते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है वो है क्या एक्चुअल में। सो उन्होंने बोला था इसमें कि जो पहले सारे कॉन्टिनेंट्स थे, अभी हमारे पास जो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो सारे कॉन्टिनेंट एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट में मतलब एक सिंगल थे, अलग अलग नहीं थे। उसको कहते थे पेंजिया। और जो पूरी ओशन है सारी मिला के, जो भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब मिला के एक सिंगल ओशन थी, उसको कहते थे पैंथलासा। मतलब वो भी कब, 225 मिलियन ईयर अगो, बहुत पहले। सो फिर क्या हुआ, लेटर जो पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट था, वो ब्रोक हुआ दो पार्ट में। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को बोला गया लॉरेशिया और सदर्न कॉन्टिनेंट को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब ये दोनों, अब थोड़ा देखो डायग्राम से समझो। मैंने क्या बताया आपको, एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया से, और जो भी ओशियन थे ना, ये ओशन, उसको वो सुपर ओशियन था वो उसको कहते थे पैंथलासा। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद, ये तो 225 बिलियन ईयर अगो की बात थी, अब थोड़ा सा टाइम बीता, तो क्या हुआ, जो पेंजिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थन पार्ट को लॉरेशिया बोला गया और सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड। अब उस टाइम क्या था, जो ओशन था उसको तो पैंथलासा बोलते थे, बट उस टाइम पे बोथ आर सेपरेटेड बाय टेथिस सी, एक सी है या ओशन भी कह सकते हैं इसको, वो आज के समय में है मेडिटेरेनियन और इंडियन सी। एक फैक्ट भी है, जो हिमालय रेंज है अपनी, वो नाउ फॉर्म फ्रॉम द अपलिफ्ट ऑफ द सेडिमेंट वंस पार्ट ऑफ टेथिस सी। तो कहीं पे भी टेथिस सी और हिमालय रेंज का कनेक्शन आए तो रिलेट कर लेना। अब क्या हुआ, आगे समय में लेटर जो लॉरेशिया था और गोंडवाना लैंड था वो भी ब्रोक हुआ इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे। और फिर जो है आगे और स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में हुआ जो कि एग्जिस्ट करते हैं टुडे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये आज के समय में टुडे की बात है, ये हमारा इंडिया रहा। अब बात करते हैं एविडेंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। थ्योरी तो दे दिया आपने अल्फ्रेड वेजनर ने, बट उसके एविडेंस भी तो बताओ, कैसे, किन किन बातों से आप प्रूव करते हो कि आपकी थ्योरी जो है वो सटीक है, एकदम ट्रू है। सो चलिए बात करते हैं। सो तो फर्स्ट है जिगसॉ फिट। अब जिगसॉ फिट का मतलब होता है बाय मैचिंग और कंबाइनिंग ऑल कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। अब इसमें क्या बोला उन्होंने, जो शोर लाइन है अफ्रीका की, और जो साउथ अमेरिका की शोर लाइन है इधर किनारे की, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो मैच कर रहे हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये कॉन्टिनेंट्स दोनों पहले मर्ज थे। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं वीडियो मैप में आपको दिखा देता हूँ, चलिए। सो देखो गाइस, ये रहा हमारा पूरा साउथ अमेरिका और ये हमारा पूरा अफ्रीका। देखो इनके बॉर्डर को देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? तो इसी को कहते हैं जिक्सॉ फिट। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, जिससे ये प्रूव होता है कि ये पहले के समय में ये दोनों मर्ज थे। आई होप आप समझ गए होगे। चलो वापस चलते हैं थ्योरी पर। अब सेकंड जो एविडेंस है वो है सेम एज रॉक। अब देखो एक मेथड होता है बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। सो इससे क्या होता है, एशियन जो बेल्ट रॉक्स हैं ऑफ 2000 मिलियन ईयर अगो पाए गए हैं ब्राजील, साउथ अमेरिका के, देखो ब्राजील इधर पे साउथ अमेरिका में, और जो वेस्टर्न अफ्रीका है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो इन दोनों एरिया में ना ये अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट ऑफ जोरासिक एज के ये पाए गए हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों ही पहले समय में मर्ज्ड थे।
ठीक है, इससे भी ये प्रूव होती है इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थर्ड जो एविडेंस है वो है प्लेसर डिपॉजिट्स। सो देयर इज अ रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट। अब घाना कोस्ट कहाँ है? जो अफ्रीका है उसके यहाँ पे है घाना कोस्ट। बट जो सोर्स रॉक है यहाँ का, वो वहां पे एब्सेंट है, वहां पे है ही नहीं। बट सेम सोर्स रॉक मिलता है ब्राजील के प्लेट्यूज में। ब्राजील यहाँ पे है साउथ अमेरिका पे, जो शो करता है कि दोनों कंट्री पहले मर्ज थे। समझ गए ना, वही सेम चीज है ऊपर। अब फोर्थ जो एविडेंस है वो है टिलीट डिपॉजिट्स। अब ये एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, फॉर्म होते हैं आउट ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट से। ठीक है, तो सेम टिलीट्स जो है वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, मतलब उनका उनका जो डिपॉजिट है वो इंडिया में भी पाया जाता है, एंटार्क्टिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मेडागास्कर, फाल्कलैंड आइलैंड, अफ्रीका, ये सब में पाया जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि पहले सब मर्ज थे। अब जो नेक्स्ट है एविडेंस वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। इसमें क्या है, जो फॉसिल एविडेंस है ऑफ लिस्ट्रोसोरस। अब लिस्ट्रोसोरस क्या होता है? एक डॉग साइज हर्बीवोरस रेप्टाइल होता है जो कि 250 मिलियन ईयर अगो जो है पाया जाता था। तो वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, एंटार्क्टिका में पाया जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये सब पहले मर्ज थे। सेकेंड है फॉसिल एविडेंस ऑफ टेरिस। ये एक तरह का प्लांट है जो कि सीड बेयरिंग प्लांट है, मतलब फ्लावरलेस रहता है ये प्लांट, जो कि 300 से 250 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करता था। तो ये जो है देखो, साउथ एशिया, इधर पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका में भी पाया जाता है, इंडिया में भी, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ जाके पाया जाता है। अब नेक्स्ट फॉसिल एविडेंस है साइनोग्नेथस। ये भी एक तरह का लिस्टोसॉरस से रिलेटेबल है, ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल है। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता था सिर्फ उस टाइम पे, जिससे प्रूव होता है कि ये दोनों मर्ज थे पहले। फोर्थ है हमारा फॉसिल एविडेंस ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल। एक मेसोसॉरस रहता है जो कि फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, तो वो सिर्फ फाउंड होता था नीचे सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, तो जिससे प्रूव होता है ये दोनों मर्ज थे। अब देखो, उन्होंने जो है, जो वेजनर थे, उन्होंने थ्योरी तो प्रोवाइड कर दी। अब जो उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, मतलब आप देखो, पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, फिर वो कॉन्टिनेंट टूटे। तो जो वेजनर थे उन्होंने दो फोर्सेस भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताई फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। मतलब कौन सी फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट दूसरे से अलग होते गए, तो उसमें कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? तो उन्होंने पहली बताई पोल फ्लेइंग, जिसको पोल फ्लक्ट फोर्स के कहते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ रोटेशन क्रिएट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच पुश कॉन्टिनेंट टूवर्ड इक्वेटर, दैट इज पोल से अवे। सो अब आप सोचे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती हो। सो देखो, मान लो तुम एक झूले में हो, ठीक है, मेला में एक झूला है, उसमें ये ऐसी सीटें हैं, 10-15 सीट है, और तुम यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, इस वाली पे। अब जो झूला गोल गोल घूमेगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये रेडियस हो गया, गोल गोल घूमेगा। जब ये तेज अपनी रफ्तार पकड़ेगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम इधर नहीं हो, तुम दूर जाते जा रहे हो, सेंटर से तुम दूर जाते जा रहे हो। है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स से होता क्या है, आपको लगता है कि आप जो है दूर जा रहे हो, अवे जा रहे हो सेंटर से, बट ये सिर्फ आपको लग रहा है, इमेजिन कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। कंटिन्यूस घूम रहा है, इसीलिए आपको लगता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको इमेजिनरी और फिक्टिशियस फोर्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नॉट रियल, मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो लेकिन हो आप वहीं पे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल बताई वेजनर ने, वो थी टाइडल फोर्स। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून का और सन का, डेवलप करता है टाइड्स ओशनिक वाटर में, जिसके वजह से जो है कॉन्टिनेंट हिलते हैं। इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, आगे की चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा टाइडल फोर्स क्या होती है, क्या क्या अट्रैक्शन मून सन करता है जिससे ओशनिक वाटर में टाइड्स आती हैं, ये सब आपको आगे पता चलेगा। देखो, जो वेजनर ने ये दोनों फोर्सेस के बारे में बताया, तो जो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स थे उन्होंने इनको इनएडिक्वेट बताया, कि मतलब इनफ नहीं है ये कि तुम प्रूव कर सको थ्योरी। तो फिर क्या हुआ इसके बाद आई कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इसमें इसको प्रपोज की थी 1930s में अर्थर होम्स ने, टू सपोर्ट वेजनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टू रिप्लाई टू अनसेटिस्फाइड स्कॉलर। जो अनसेटिस्फाइड थे उनको जवाब देने के लिए उन्होंने ये थ्योरी बनाई। तो अब इस थ्योरी में क्या था,
जो हीट जनरेट होती है बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि मेंटल में है, एस्थोनोस्फेयर में, वो कॉज करते हैं कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं? कन्वेंशनल करंट्स आर द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और लावा जो कि कॉज होता है बाय हाई टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि अर्थ के अंदर मेंटल में पाया जाता है। अब इसी करंट्स की वजह से लेड होता है टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होते हैं और सी फ्लोर जो है इस तरह होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो जिससे प्रूव होता है कि जो वेजनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एकदम करेक्ट थी, और जो अनसेटिस्फाइड स्कॉलर्स थे वो भी सेटिस्फाइड हुए। अब नेक्स्ट है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि प्रपोज की थी हैरी हैस ने 1961 में। अब देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है मैं आपको बताऊं। देखो कॉन्टिनेंटल क्रुस्ट पे भी वॉल्केनो होते हैं, और जो ओशियनिक क्रस्ट रहती है ना उसमें भी वॉल्केनो होते हैं। देखो सपोज करो ये पूरी ओशियन है, ठीक है। अब एक एक वर्ड रहता है मिड ओशियनिक रिज, इसको देखो हर ओशियन की रहती है ये। इस रिज में क्या होता है ना, जो वॉल्केनो रहते हैं यहाँ से इरप्ट होते हैं, जो ये फॉल्ट रहता है, वॉल्केनो लावा, ओशियन में वॉल्केनो लावा निकलता है ना, तो उससे लावा से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। जो लावा तुरंत निकला उसको यंग लावा कहते हैं, और जो यंग लावा फिर दूसरा निकलेगा तो ये पीछे हो जाएगा, तो वो ओल्ड ओल्ड रॉक कहलाएगा, यंग रॉक ओल्ड रॉक। जब ये हार्ड हो जाएगा तो रॉक कहने लगेगा, तो यंग लावा ओल्ड रॉक में बदल जाता है जब वो इधर हो जाता है। फिर और लावा निकलेगा तो वो भी ओल्ड होता जाएगा। सो अब थ्योरी पढ़ते हैं। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ओशियनिक क्रस्ट पे, कॉमन जो कि कॉमन होता है काफी अलोंग मिड ओशियनिक रिज, मैंने आपको बताया। चलो मैं आपको ना डायग्राम में भी बताता हूँ कि मिड ओशियनिक रिज होती क्या है। हाँ देखो गाइस, ये वर्ल्ड का मैप है। अ, जो हमारी अटलांटिक ओशियन है ना, उसकी जो ओशियनिक रिज है उसको कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। अब पहले तुम ये समझ लो मिड ओशियनिक रिज होती क्या है। मिड ओशियनिक रिज कुछ नहीं है, एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जो कि फॉर्म्ड होता है प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू। सो और इसी रेंज में जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो है कॉमन होते हैं। सो जो मिड अटलांटिक रिज है, ऊपर वाली नॉर्थ वाली अटलांटिक ओशन की, उसको कहते हैं डॉल्फिन रिज। और जो मिड अटलांटिक रिज है सदर्न वाली, देखो ये आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, तो यही है रिज, इसी को कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। और अटलांटिक की ये रही मिड अटलांटिक रिज। सो नीचे सदर्न वाली को चैलेंजर राइज मिलता है। आई होप आप समझ गए हो। तो चलो चलते हैं थ्योरी पर। ठीक है, समझ आ गया ना। विच ब्रिंग ह्यूज अमाउंट, अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है मिड ओशियनिक रिज में, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा लाता है सरफेस पे, ठीक है। और जब लावा कूल हो जाता है तो वो रॉक हो जाता है। जो रॉक क्लोजर है मिड ओशियनिक रिज के क्लोजर है उनको यंग बोला गया। लेटर न्यू इरप्शन हुआ तो वो जो है यंग वाले आगे चले गए, तो उनको बोला गया ओल्डर रॉक। अब इसका भी एविडेंस चाहिए लोगों को, स्कॉलर्स को, तो फिर सुन लो एविडेंस क्या है। बाय पैलियोमैग्नेटिक स्टडी ऑफ रॉक, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो रॉक क्लोजर है मिड ओशियनिक रिज के यंगर वाले, उनके पास नॉर्मल पोलैरिटी है, और जो रॉक है ओल्डर रॉक है उनके पास हाई पोलैरिटी है, क्योंकि वो अवे है मिड ओशियनिक रिज के। तो इससे ये पता चलता है, ये रहा एविडेंस उसका। देखो हैंस ओशियनिक जो क्रस्ट है वो हमारी यंगर है कॉन्टिनेंट क्रस्ट से, क्योंकि पहले कॉन्टिनेंट्स बने, फिर जाके ओशियन फ्लोर स्प्रेड हुआ और ओशियन का फ्लोर बनता गया, ओशन बड़े होते गए। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, दिस कंसेप्ट टर्म बाय मैकेंजी पार्कर इन 1967, और लेटर इस थ्योरी को आउटलाइन भी किया गया था मॉर्गन के थ्रू 1968। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जो अर्थ लिथोस्फेयर है वो डिवाइडेड है सेवरल प्लेट्स में विच आर फ्लोटिंग, मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रही हैं ऑन दी डक्टाइल लेयर, जिसको हम कहते हैं एस्थनोस्फेयर। अब वो कौन कौन से डिवाइड है, कैसे डिवाइड है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्री, सेकंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एंड थर्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब होता है न्यू क्रस्ट का बनना, ठीक है, वेयर न्यू क्रस्ट जनरेटेड बिकॉज प्लेट जो होती हैं वो पुल अवे करती हैं फ्रॉम ईच अदर, से जो प्लेट्स होती हैं वो अवे दूर हो जाती है। साइड जहां पे देखो डायग्राम में समझो, जैसे ये प्लेट टेक्टोनिक है, ये प्लेट एक दूसरे से अवे हो रही है, पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, और जिससे क्या हो रहा है, न्यू क्रस्ट बनती जा रही है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और साइड वेयर द प्लेट मूव्स अवे, जहां पे मूव अवे स्टार्ट होता है, तो ये चीज को कहते हैं स्प्रेडिंग साइड।
फॉर एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज जो हमने अभी डायग्राम में मैप में देखी थी, विच सेपरेट अमेरिकन प्लेट और फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। समझ गए? मिड अटलांटिक जो रिज है वो सेपरेट करती है अमेरिकन प्लेट को कहाँ से? यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से। अब सेकेंड है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है? वेयर क्रस्ट ना ही बने, देखो डाइवर्जेंट तुमने पढ़ ली, अभी इसको छोड़ो, तुम कन्वर्जेंट पढ़ो पहले। कन्वर्जेंट में क्या होता है? क्रस्ट का बनना नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाना। इसमें क्या करती थी? प्लेट्स जो है एक दूसरे से अलग जा रही थी। अब इसमें क्या हो रहा? प्लेट्स जो है वो सिंक कर रही है दूसरे में, डाइव कर रही है, एक दूसरे में आ रही है। देखो थ्योरी पढ़ो, वेयर क्रस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाए बिकॉज वन प्लेट जो क्या कर रही है? सिंक कर रही है दूसरे के अंदर। देखो ये प्लेट है एक, ये दूसरे के अंदर सिंक कर रही है, और जो क्रस्ट है ना वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, धंसती जा रही है। तो अब इसमें भी ऐसा हुआ था, जो साइट वेयर सिंकिंग अकर होती है उसको कहते हैं सबडक्शन जोन। कन्वर्जेंस देखो तीन तरह में ही होता है, तीन जगह ही होता है, बिटवीन ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में होगा, या तो ओशियन के ओशियन प्लेट के बीच में होगा, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में। तो इसमें क्या होता है? क्रस्ट ना ही क्रिएट हो ना ही डिस्ट्रॉय हो, क्या हो जाए? प्लेट अब यहाँ पे ऐसे कर रही थी और इसमें जो है फैल रही थी, अब इसमें क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म में ये वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाए। समझ रहे हो ना? बिकॉज प्लेस हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, ओवरटेक कर जाए या मतलब आगे निकल जाए एक दूसरे से। देखो तो ये एक फॉल्ट बना देती है जिससे अर्थक्वेक आता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन करता है। जो फॉल्ट होते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं मिड ओशनिक रिज के, ये इंपॉर्टेंट है। सो हमने बात कर ली है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अब लास्ट जो है थोड़ा सा हम जो है, अब बुक में कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स के बारे में दिया गया है जो कि अपने वर्ल्ड पूरे अर्थ में अवेलेबल है। तो देखो इसमें पहली लिखी गई है मेजर प्लेट्स है, वो है एंटार्क्टिका। पहली एंटार्क्टिका है हमारी। फिर उसमें लिखा है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट आ गई। ये सर्किल में देखो वर्ल्ड का है ये मैप, ये राउंड हुआ तो ये इधर की आधी और इधर की आधी, तो ये पैसिफिक प्लेट हो गई हमारी। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये इंडियन प्लेट माइनर प्लेट में आती है। फिर यूरेशियन प्लेट है पूरी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उसमें माइनर प्लेट्स के बारे में भी लिखा है, जैसे कॉस्कस प्लेट हो गई, नास्का प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, और फिलीपींस प्लेट हो गई, और उसमें दी है कैरोलिन प्लेट हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट है जो बुक में नहीं दी गई है, वो भी मैंने मैप में लिखी है, जैसे बिस्मार्क प्लेट है, स्कोटिया प्लेस है, कैरिबियन प्लेट है, जाउंडी फोका प्लेट है। ठीक है, फिजी प्लेट है, जो कि बहुत बार जो है यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस्कस प्लेट नास्का, जैसे कैरिबियन और नास्का प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट आती है, या फिर मतलब इस पे सवाल पूछे गए हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, माइनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर से। समझे? तो टोटल हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं और माइनर मैंने आपको बता दी है। सो गाइज यही रहा पूरा चैप्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो चैप्टर 4 है ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी का। सो if you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much guys, have a nice day.